रुझान आना शुरू हो जाएगा और आपके सामने आ जाएगी महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर। महाराष्ट्र का चुनाव दिलचस्प चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव, सबसे ज्यादा बदलाव वाला चुनाव। यहां चेहरे बदले, पार्टी टूटी, परिवार टूटे। इसका क्या परिणाम वोटर्स पर पड़ा है? लोकसभा चुनाव में जो धक्का महायुति को लगा, खासकर जो धक्का भारतीय जनता पार्टी को लगा, क्या उसे लीड कर पाएगी? क्या उसे पूरा कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या उसकी भरपाई कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? जो एक लीड कांग्रेस ने ली थी, दुगने का अंतर कांग्रेस और बीजेपी में हो गया था, क्या वो लीड कांग्रेस बरकरार रख पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस के नेता जरूर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है और ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस कॉन्फिडेंट तो है, लेकिन किसका कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा, इसका इंतजार आपको करना होगा। बस 1 से 1.5 घंटे का इंतजार, जब 8 बजेंगे और 8 बजते ही पहला रुझान इंडिया टीवी पर आपके सामने आएगा, जिससे महाराष्ट्र की सूरत जनता का फैसला आपके सामने होगा। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, देखिए, बारामती से आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे और मैंने तब भी वहां के मतदाताओं को सुना। उनके लिए ना वोट जिहाद काम कर रहा था, ना उनके लिए हिंदू मुसलमान का मुद्दा काम कर रहा था, लेकिन क्या जो वोटर ने कहा वही उसके वोट में भी रिफ्लेक्ट हुआ या नहीं, वो आज पता चल जाएगा। बारामती से क्या रिपोर्ट आ रही है आपके पास? बिल्कुल मीनाक्षी, बारामती की अगर बात करें तो वहाँ पर जो वोटर्स था, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वोट जिहाद या फिर कटेंगे या बटेंगे के नारे वहाँ नहीं चले, लेकिन एक चीज़ जो है काम कर गई है, वो है जो लाडली बहना योजना लाई गई थी, उस पर महिलाओं ने बहुत भरोसा दिखाया और बड़े पैमाने पर वहाँ पर तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा, 1,23,000 के आसपास महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वहाँ पे वोट किया। के लिए अगर हम सिर्फ बारामती अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, क्योंकि वहाँ पे एक कांटे की टक्कर है, क्योंकि योगेंद्र पवार के लिए पूरी ताकत मीनाक्षी शरद पवार ने झोंक दी थी। आखिर की सभा भी हमें उस पर ध्यान देना होगा, जिस तरह का उन्होंने एक चुनौती, एक तरह से आह्वान किया था लोगों को कि आप जो है योगेंद्र पवार को जिताइए, क्योंकि पिछले 30 साल मैं रहा, उसके बाद अजीत पवार, अब नई पीढ़ी के हाथ में सारे के सारे सूत्र जाने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं एक उत्तराधिकारी के तौर पे योगेंद्र पवार को शरद पवार ने प्रोजेक्ट किया है। ऐसे में सचिन मैं आती हूँ आपके पास समीर, लेकिन सचिन हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सचिन, हम एक बार रीजन वाइज बात कर लेते हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ, इन दोनों रीजन को अगर एक कर दिया जाए तो अपने आप में बहुमत से कई ज्यादा आगे जाने की ताकत कोई भी एक गठबंधन रख सकता है। 100 से ऊपर की सीटें हो जाती हैं केवल मराठवाड़ा और विदर्भ को अगर हम जोड़ ले, और ये दोनों ही रीजन ऐसे हैं जहां पर बीजेपी कमजोर रही। क्या पासा पलट रहा है यहाँ पर इस बार? जी, यही कारण है कि आप देखिए कि विदर्भ की 62 सीटें आती है और अगर बात करें मराठवाड़ा की तो वहाँ पर करीबन 48 सीटें हैं और 46 सीटें, तो उन सीटों को मिलाकर हम अगर देखें तो 100 के करीब सीटें होती है। और दोनों रीजन में कमज़ोर कड़ी साबित हुई थी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को वहाँ पर 2019 के चुनाव में करीबन 29 सीटें मिली थी 2019 के चुनाव में, और उनकी सीटें करीबन जिस तरह से चंद्रशेखर बावनकुले का टिकट कटा था, उसके कारण उनकी 13 सीटें वहाँ पर उनको विदर्भ में नुकसान हुआ था इस बार। तो उन्होंने वहाँ पर चंद्रशेखर बावनकुले को प्रदेश अध्यक्ष बनाया इस बार, और चंद्रशेखर बावनकुले का टिकट भी दिया। वो कामठी से चुनाव लड़ रहे हैं नागपुर रीजन में। और उसके अलावा नितिन गडकरी वहाँ पर करीबन 70 से ज़्यादा रैलियाँ की, और नितिन गडकरी का सबसे ज़्यादा फोकस था विदर्भ में। और हर दूसरे तीसरे दिन जो है देवेंद्र फडणवीस जाते थे विदर्भ, यानी कि तीनों जो बड़े नेता है उन्होंने विदर्भ को संभाल के रखा।